सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। है ना बच्चों? तो हम लोग एक नई जर्नी की स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से अनुमति लेंगे और उनकी प्रार्थना करके हम अपनी नई जर्नी को शुरू करेंगे। राइट? तो हम इनसे अनुमति लेंगे भाई, क्योंकि जब सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है तो वहाँ से हमें ईश्वरत्व की ज़रूरत पड़ती है ना? तो इनकी अनुमति से ही, और मैं इनसे प्रार्थना करूँगा कि ये हमारे बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करें। तो हम लोग जो है अपनी नई जर्नी शुरू करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज हम लोग जो है द बेस्ट स्टडी मेथड, तो सबसे बढ़िया कैसे पढ़ा जाए। एक मैं तुम्हें काम की बात बता दूं, बच्चों के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से कभी कभी उनके डिसीजन बेहतरीन नहीं होते, इसीलिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो कमी है उसको हम लोग फुलफ़िल करते हैं। और एक और उल्टी बात अगर मैं बोल दूं, तो सारा लेक्चर जो कुछ भी टीचर पढ़ाता है वो भी बच्चों से ही सीख करके। कैसे जानते हो? जब आप हमसे प्रश्न करते हो तो उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि हमें कैसे पढ़ाएं, कि हम कैसे पढ़ाएं कि आप बेहतरीन समझ जाएं। तो बहुत सारा, लाखों बच्चों ने बहुत सारे प्रश्न किए, तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके फ़िलहाल ये चैनल नया मेरा, तो यहाँ हम लोग एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे और उम्मीद है कि हम बहुत स्नेह करेंगे आपसे और आपका प्यार हमें उतना ही मिलेगा। तो चलो जल्दी से हम शुरू करते हैं। सबसे बढ़िया पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है? बच्चे निर्णय नहीं ले पाते, उसी निर्णय को टीचर मजबूत करता है। तो कैसे आप पढ़ें, वो कौन सा तरीका है जो पढ़ने का बड़ा ही बेस्ट मेथड है, कैसे आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, तो वही चीज़ हम आपको समझाने वाले हैं कि कैसे आप पढ़ें। तो इस वाले सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? देखो, हम एक तो ये बात करेंगे ही पढ़ने का बेस्ट मेथड, और 100% स्टूडेंट पर एक एनालिसिस करेंगे, एक प्रैक्टिकल मेथड भी आपको बता देंगे कि आप अपना टाइम टेबल खुद कैसे बना लो, टाइम मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। इस वाली हेडिंग को हम यहीं बात कर लेते हैं बहुत क्लियरली। जो लिखा गया इस पर मत जाइएगा, निश्चित रूप से आपको जो है 100% रोज़ क्या 100% सोल्यूशन मिलेगा 9th और 10th का। मतलब 9th और 10th से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो भी है वो इस चैनल पर आपको ज़रूर मिलेगी। तो बेस्ट वीडियो लेक्चर नहीं लिखा है मैंने, लाइव लेक्चर भी इस पर आपको मिलेगा। हमने 5 ईयर लिखा है, 5 ईयर वैसे सफिशिएंट होता है, लेकिन हम ये 7 से 5 साल की हम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे और इस पर टेस्ट सीरीज़ भी चलेगी। चलो जल्दी से हम काम की बात पर लग जाते हैं। तो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन यही है कि भाई हम कोई बहुत बढ़िया तरीका जान जाएं, तो उससे मोटिवेशन हमारे पास आ जाएगा। देखो, इससे पहले अगर मैं ये एक कैटेगरी, इससे पहले अगर मैं एक पेज ले लूँ, तो देखो मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे प्री बच्चे 9th के और 10th के जो भी हमारे प्री स्टूडेंट हैं, तो भाई देखो इनको एक हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, एक एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। ये एप्टीट्यूड क्या डेवलप करना पड़ेगा? एप्टीट्यूड। ये एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आप हिंदी में तो कहते हैं अभिरुचि, तो एक आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। वो एप्टीट्यूड डेवलप क्या करना पड़ेगा? कि आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। जैसे एप्टीट्यूड ये डेवलप करना पड़ेगा कि मान लो कि आप जो है 6 बजे से लेकर के 3 बजे तक
मान लो 6 बजे से लेकर के 3 बजे तक, है ना। मान लो 6 बजे से लेकर के 3 बजे तक आप स्कूल में जाते हो। देखो ये एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड का मतलब आपको अपने माइंड में एक तरीका विकसित करना पड़ेगा कि अगर आप 6 से 3 तक स्कूल जाते हो, मैं सारी बातें यहाँ सीधी और प्रैक्टिकल बात करूँगा जो संभव है, मैं इधर उधर दाएं बाएं कोई बात नहीं करूँगा। इसको आपको सीखना पड़ेगा और आप ऐसा कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपने खर्च कर दिया 9 आवर। देखो बहुत सीधी बात है, अब आपके पास बचा हुआ केवल और केवल 15 आवर है। अब 15 आवर में से आपको 6 आवर की स्लीपिंग भी चाहिए। देखो ऑनलाइन पढ़ने का ज़माना आ चुका, तो 3 आवर मान लो आप ऑनलाइन रीडिंग करते हो, है ना। तो ऐसा कुछ, तो मैं क्या समझाना क्या चाह रहा था, ये जो आपके पास 9 आवर है इसमें 2 काम आप कर लो, रीडिंग, इसमें 2 काम आप कर लो, इसमें 2 काम क्या कर लो, इसमें आप रीडिंग कर लो, इसमें समय नष्ट ना करो। बहुत सारे बच्चे ये समय नष्ट करते हैं। रीडिंग प्लस नोट्स आप बना सकते हो। आप कहोगे गुरुजी आपने कहा था प्रैक्टिकल बात करने के लिए, ये कहाँ संभव हो पाएगा। भाई देखो स्कूल, भाई कुछ बच्चे जो है इसमें जो है 2 आवर उनका आने जाने में, है ना, स्कूल जाने में और स्कूल से आने में, है ना। ऐसा संभव है कि यहाँ 1 आवर लग जाता हो, यहाँ 1 आवर लग जाता हो, है ना, बस में इससे ज़्यादा कभी कभी लग सकता है। तो ये एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना होगा कि रीडिंग और नोट्स वाला कार्य इस दरमियान आप कर लें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप कहोगे कि सर ये इतना जल्दी से संभव नहीं है, स्कूल में नहीं हो पाता है। भाई करना पड़ेगा अगर आपको तेज़ बनना है तो। अगर आपको निश्चित रूप से रिज़ल्ट कुछ बेहतरीन लेना है तो ये एप्टीट्यूड आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा। मतलब ये तरीका, जल्दी से थोड़ा हम पॉइंट की बात कर लें। अब अगर हम इस पॉइंट पर आ जाएं, बेस्ट मेथड फॉर स्टडी। देखो खुल करके ये बात समझो, जब कैसे बहुत बढ़िया नंबर कैसे आ सकता है। तो एक बात तुम्हें याद रखना होगा कि जब आप टीचर से पढ़ रहे हों तो वह पढ़ाई नहीं मानी जाएगी। आप खुद ही समझो, आप जो क्लास में पढ़ोगे, आप जो टीचर आपको पढ़ाएगा, भाई वो तो टीचर की एनर्जी यूज हो रही है, उसमें आप वो उससे बहुत फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो सर फ़ायदा कहाँ से मिलने वाला है? फ़ायदा यहाँ से मिलेगा कि तब तक आप बार बार पढ़ो जब तक समझ में ना आ जाए, और जब समझ में आ जाए तभी, मतलब रीडिंग तभी स्टॉप हो और नोट्स तभी बनी जब आपको समझ में आ जाए। अब अगर तुम मोटे तौर पर दिमाग लगाओगे तो यहाँ तक बच्चों आप सभी ने टीचर के दम पर पढ़ाई कर ली है। अब ये नीचे का काम, अलग अलग बच्चे अलग अलग प्रकार का निर्णय अपनी समझ के अनुसार लेते हैं। तो जो बच्चे निर्णय सही नहीं ले पाते हैं उनका मामला फंस जाता है। जब आपने समझ करके एक बार नोट बना लिया तो बच्चों, कुछ बच्चे जो नहीं समझ पाते हैं तो वो रिवीजन, सिर्फ नोट्स का रिवीजन कहाँ करते हैं, नोट्स रिवीजन ड्यूरिंग एग्ज़ाम पीरियड में ही नोट्स का रिवीजन करते हैं, जिससे क्या आ जाएगा, बैड रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ ऐसा अगर कोई स्टूडेंट निर्णय ले रहा है तो प्रिय बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना मार्क 60% बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, है ना। अब कुछ बच्चे ऐसा निर्णय लेते हैं कि उसी जो नोट्स उन्होंने बनाया है उसको साल भर रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 75% मार्क आप गेन कर सकते हो।
अगर आपको 90% मार्क चाहिए, अगर आपको ये 90% मार्क चाहिए तो आपको रिकॉलिंग करना होगा। इस पॉइंट को ध्यान से देखो, अगर आपको 90% मार्क चाहिए तो आपको रिकॉलिंग करना होगा। रिकॉलिंग का मतलब क्या हुआ कि आप सारे नोट्स किताब कापी अपने से दूर रख दो, पूरे चैप्टर को बैठ करके खुद रिकॉल करो और शॉर्ट नोट बनाओ। देखो, नोट्स रिवीजन करना बहुत सरल है। जो नोट्स आपने लिखा है उसी नोट्स को पढ़ डालो, खुश हो लो कि हाँ रिवीजन हो गया, लेकिन उससे नंबर बढ़िया नहीं आएगा। अगर नंबर लेना है तो ये रिकॉलिंग मेथड बेटर रिजल्ट के लिए तो 90% से अब आ जाएगा। तो रिकॉलिंग का तरीका क्या है, सारे नोट्स किताब कापी किनारे रखो और नोटबुक लेकर के बैठ जाओ, रिकॉलिंग करो। हाँ, ये वाली प्रक्रिया शुरू में दिक्कत देगी, लेकिन 2 महीने में हैबिट बन सकती है। अगर 2 महीने आपने पीछा किया और जम करके मेहनत किया तो ये 2 महीने में रिकॉलिंग की हैबिट बन जाएगी। अब अगर अनएक्सपेक्टेड 100% रिजल्ट, नियर अबाउट लगभग आपको 100% रिजल्ट चाहिए, आपको टॉप करना है, उसके लिए ये मेथड है कि नोट्स आपका बन गया, सब कुछ किनारे रखो और तुम आ करके बच्चों बैठो मेज पर, अपनी सादी कापी और कलम लो और खुद को महसूस करो चैप्टर वाइज, खुद को टीचर महसूस करो और तुम ऐसा महसूस करो कि शीशे के सामने तुम हो या कोई आपके सामने बच्चा बैठा हुआ है। हर टॉपिक को डिटेल में उसको समझाओ और समझाने के बाद उसी में से अपना शॉर्ट नोट बना लो। यहाँ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा आपका। तो ये बेस्ट मेथड है पढ़ने का। अब इसमें से हम तो यही चाहेंगे कि हमारा हर बच्चा ये वाला निर्णय ले। ऐसे निर्णय, ये वाले निर्णय बहुत अच्छे निर्णय नहीं कहे जाएंगे, ये वाला निर्णय बहुत अच्छा निर्णय नहीं कहा जाएगा। मतलब क्या करना है, तो गुरुजी जो नोट्स बनवाया गया है उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे, पिछले साल के क्वेश्चन देखो, आने वाले क्वेश्चन के विषय में विचार करो। जब आप इस प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में रहेंगे तो आने वाले क्वेश्चन का अंदाजा भी आपको लगेगा। और ये दोनों प्रक्रियाएं तो बहुत सरल है, ये वाली प्रक्रिया और ये वाली प्रक्रिया तो बहुत ज़्यादा सरल प्रक्रिया है। तो सरल प्रक्रिया से रिजल्ट भी कम आएगा, ये हमको समझना चाहिए। तो सबसे जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो यहीं से आएगा, है ना। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। देखो, 100% स्टूडेंट कुछ इस टाइप के होते हैं। मतलब जैसे अगर मान लो कि क्लास 10th के पूरे स्टूडेंट, अगर हम कहें क्लास 10th के पूरे स्टूडेंट, तो आप कहोगे गुरुजी 100% स्टूडेंट। ये एनालिसिस हमने कैसे बनाया, बच्चों ने प्रश्न किया, बच्चे ही टीचर को सिखाते हैं, तो बच्चों ने प्रश्न किया, उससे ये एनालिसिस हमारे दिमाग में आई। तो हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं, तो भाई हम लोग मनुष्य हैं, हम सब में कमियां होती हैं। तो अपनी कमियां अगर हम जान गए तो समस्या को दूर नहीं कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। तो कौन ये एनालिसिस किस लिए है, इस एनालिसिस को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और अपने आप को देखो कि आप किस कैटेगरी में हो और कैसे अपनी समस्या को दूर कर सकते हो। देखो, कुछ प्री बच्चे हमारे इस कैटेगरी में आएंगे, कुछ प्री बच्चे हमारे इस कैटेगरी में आएंगे, कुछ प्री बच्चे हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो जिस कैटेगरी में रहते हैं उसी अनुसार उनके अंदर क्या डेवलप हो जाता है, क्राइटेरिया डेवलप हो जाता है और वहाँ सुधार करने की उनको आवश्यकता होती है। जैसे कुछ हम लोगों ने पढ़ाते समय देखा है, 200 में से एक बच्चा ऐसा होगा जिसका रूटीन बेस्ट होगा, बेस्ट नोट्स बनाएगा, 100% फोकस रहेगा, फैमिली और फ्रेंड सर्कल को मोटिवेट करेगा। भाई कुछ बच्चों को देख करके लोग पढ़ना, वो भी पढ़ने लगते हैं, कुछ बच्चे क्लास में इतना बढ़िया पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सब बेटर हो गया तो ये बच्चा अब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएगा, नहीं। इसमें भी एक समस्या आती है, सोसाइटी का ज्ञान उसको नहीं होता, रियल इशू का ज्ञान उसको नहीं होता, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग समाज की नहीं होती। लोग उसको कभी कभी सनकी, घमंडी और उसके अंदर फिजिकली और मेंटली डिस्टर्बेंस देख लेते हैं। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, भाई ये बच्चा थोड़ा खुद को खुश रखे, खुद को क्या करे, खुश रखने का प्रयास करे, समाज से कनेक्ट हो, समाज से क्या हो, ये बच्चा कनेक्ट होने का प्रयास करे। और जो ये मेहनत कर रहा है क्या उससे वो समाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तैयार है, तो उसका रास्ता बढ़िया, यही इसके समाधान है। और टीचर से बात करें,
इस कैटेगरी में 5% स्टूडेंट बच्चों ऐसे होते हैं जो मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, लेकिन ये चीज़ उनको कौन प्रदान किया है? ईश्वर ने। और वो सोचते हैं कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा फिट हैं, तो हम क्या करेंगे, हम तो लास्ट 2 महीने पढ़ करके हम बहुत ज़्यादा रिजल्ट लाए, बढ़िया रिजल्ट ला देंगे। 2 मंथ की पढ़ाई से ये 2 मंथ की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इनके लिए ये समस्या है। तो ये जो है स्टडी को एप्टीट्यूड मानते हैं। स्टडी को, इस सेंटेंस वर्ड गलत लिख दिया गया, ये स्टडी को एप्टीट्यूड मानते हैं। अच्छा, हमको क्या चाहिए? स्टडी को आप तपस्या मानो भाई। स्टडी को आप अगर तप मानोगे तो आपके अंदर घमंड नहीं आएगा, है ना। आप 10th में हैं, अपने अनुभव को सबसे ऊपर नहीं समझेंगे। जो 0% रिजल्ट आ जाता है इस कैटेगरी के बच्चों का, उसका रीज़न यही होता है कि अपने ज्ञान को ज़्यादा बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। ये सारे बच्चे बहुत प्रिय हैं, बस थोड़ा थोड़ा कभी निर्णय में प्रॉब्लम होती है, वही टीचर सुधारता है ना। तो इस पेज को पढ़ करके आप किस कैटेगरी में हैं, खुद को रख करके हमने उसका समाधान भी दिया है, आप आसानी से समझ सकते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होते हैं, खुद को कोस रहे होते हैं, प्लान बनाने में समय नष्ट करते हैं, उनका समाधान क्या है? टीचर से बात करें, इधर उधर समय नष्ट ना करें। देखो, अगर दुष्टता सूझे तो भाई ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति बहुत बड़ी है, इसमें हम दुष्टता नहीं कर सकते। दुष्टता की कोई जगह ही नहीं है। जब भी कभी भी आपके दिमाग में दुष्टता सूझे तो आप इस फिगर को देख लो, हमें अब हमारी औकात पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं। तो जब भी आप दुष्टता करेंगे तो ये इतनी बड़ी प्रकृति और इसमें ये कितना छोटी सी पृथ्वी है ना, तो ये सब मार करके हमको ठिकाने लगा देंगे। तो इसलिए दुष्टता वाले रास्ते को पकड़ना ही नहीं है। कभी कभी हम लोग जो है क्लास में ऐसी कहानी सुनाते हैं कि बेटा दुष्टता करने से काम बनता होता तो चौराहे पर बंदूक लेकर के हम ही खड़े होते, है ना, और मार के छीन रहे होते। तो बेटा दुष्टता नहीं। तो कभी भी अगर दिमाग में खुराफात सूझे तो हमें खुद को पहचान लेना है। सारे प्रिय बच्चों से हमारा यही निवेदन रहेगा कि चीज़ों को समझने का प्रयास करें। हम लोग यहाँ पर थे, है ना, तो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानना बंद करें। और भाई आप जिस भी कैटेगरी में हैं, जो भी कमियां हैं, देखो ये पेज जो है किस लिए है? ये पेज इसलिए है कि आप अपनी एनालिसिस करके अपनी कमियों को पहचानें। अगर कोई स्टूडेंट जल्दी इरिटेट हो जा रहा है, जल्दी इरिटेट कौन होगा? जो थोड़ा सा दिमागी रूप से तेज होगा। चलो जल्दी से बढ़ते हैं आगे। अगले वाले पेज में हमने टाइम मैनेजमेंट की बात किया। देखो मैं बहुत साफ साफ बात कर दूं, जब आप स्कूल जाते हो तो आप कुछ ऐसा टाइम मैनेजमेंट बना लो, जब आपकी छुट्टी रहती, भाई सरकारी स्कूलों में छुट्टियां बहुत सारी होती हैं, सरकार की बात स्कूलों को मानना पड़ता है, तो इस हिसाब से छुट्टी होती है, तो आप ये वाला टाइम टेबल देख लो। वैसे कोई टीचर किसी बच्चे का टाइम टेबल नहीं बना सकता, एक रफ आइडिया दे सकता है। अब मैं आपको बता दूं, टाइम मैनेजमेंट केवल उसी मतलब टाइम मैनेजमेंट में समस्या केवल उसी बच्चे को आती है जिसकी रूटीन हैबिट जिसकी अच्छी ना हो। अब ये हंसने वाली भी बात हो सकती है। अगर किसी की हैबिट अच्छी है, रूटीन अच्छी है, समाज के विषय में वो अच्छा सोचता है, उसको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे देखो, अगर किसी की बेस्ट हैबिट है एक्सरसाइज, योगा, स्लीपिंग, ये सब टाइमली है, बॉडी में एनर्जी फ्लो बहुत बढ़िया हो रहा है, स्टडी अपने आप हो जाएगी। सोचो, जैसे जब आप मान लो, यहाँ एग्जांपल एक लेता हूँ मैं, जैसे 1 आवर आप जो है बस में सफ़र कर रहे हो स्कूल जाने के लिए रोज़, उसमें से 5 मिनट दोस्त से बात कर लो, लेकिन 55 मिनट भाई आपके दिमाग में अगर एनर्जी फुल है तो आपकी पढ़ाई रिकॉलिंग करना ही है। पढ़ने का बेस्ट तरीका हमने बता दिया कि पढ़ने के जितने तरीके हैं सब बेकार हैं। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? यही है ना, कि मन में एक्सप्लेन करना। अब अगर एनर्जी है तभी आप ऐसा कर पाओगे, एनर्जी नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो फिर अगर आप बस में हो तो ये वाला काम आप कर सकते हो। बस में अगर आप हो तो 1 घंटे आप बस में जा रहे हो, तो एनर्जी अगर आपके दिमाग में अच्छी है, क्योंकि बेस्ट हैबिट है आपके पास, तो पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आराम से हो जाएगी और आपको समय जैसी कोई समस्या आने वाली नहीं है।
जब आप स्कूल जाते हो आप इसको फॉलो कर लो, जब आप स्कूल नहीं जाते हो आप इसको फॉलो कर लो। और अपना एक बेस्ट टाइम टेबल मैं 4-5 स्टेप बता दे रहा हूँ। इस चार्ट को यूज करके एक प्रैक्टिकल मेथड क्या है टाइम टेबल बनाने का। मैं अगर आपकी जगह होता, देखो मैं क्या करता, मैंने किया भी है इस चीज़ को कि आप जो है एक क्या ले लो, एक डायरी ले लो 40-50 पेज की, 40 से 60 पेज की आप क्या ले लो, एक डायरी ले लो। देखो बहुत ध्यान से बात को समझो, बहुत ही ध्यान से बात को समझो। 40 से 50-60 पेज की एक डायरी ले लो। किसी रैंडम पेज पेपर पर अपना टाइम टेबल कभी मत बनाओ, क्योंकि वो टाइम टेबल, तुम मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं, वो फॉलो नहीं होता, तो उस टाइम टेबल को देख करके इरिटेशन होता है। तो जैसे तुम सब सब्जेक्ट का नोटबुक बनाते हो, वैसे अपने टाइम टेबल का एक डायरी बनाओ 40 से 60 पेज का। तो उसमें 5 स्टेप फटाफट आपको फॉलो करने हैं, इससे आपका काम बन जाएगा। स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 2 और स्टेप 3 और स्टेप 4, ये स्टेप 4 और ये हो गया स्टेप 5। ये 5 स्टेप में आप जो है स्टेप 5, ये 5 स्टेप में आपका अपना पूरा काम हो सकता है। पहले तुम ध्यान दो कि जब आपके पास एक नोटबुक रहेगा, जब वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा तो उसमें क्या कमी रह गई, क्यों फॉलो नहीं हो रहा है, ये सीखने के लिए पा जाओगे। अगर रैंडम पेज पर बना करके फाड़ के फेंक दिया तो फिर इरिटेशन उतना ही बरकरार रहेगा। तो टाइम टेबल बनाने का ये 5 स्टेप बहुत जल्दी से तुम देखो मैं तुम्हारी जगह होता तो 2 टाइम टेबल बनाता। एक टाइम टेबल तब बनाता जब विथ स्कूल, हमारा टाइम टेबल जब स्कूल चल रहा है, टाइम टेबल विथ स्कूल। और दूसरा टाइम टेबल मैं बनाता टाइम टेबल विदाउट स्कूल, टाइम टेबल मतलब जब छुट्टी है। भाई देखो इस वाले कैटेगरी में आपको क्या मतलब जैसे इस वाले कैटेगरी में आपके पास 15 आवर बचता है, इसमें तो आपके पास पूरा 24 आवर है। तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले सारे सब्जेक्ट, यहाँ ऑल सब्जेक्ट लो, ऑल सब्जेक्ट। अब देखो ऑल सब्जेक्ट, भाई सारे सब्जेक्ट आप पढ़ोगे समय कम मिलेगा, लेकिन पढ़ करके देखो, चाहे आपको किसी सब्जेक्ट के लिए क्यों ना ही 10 मिनट देना पड़े, लेकिन सारे सब्जेक्ट पढ़ो। और यहाँ तो आपके पास 24 घंटे प्री बच्चों समय है, तो यहाँ तो ऑल सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाओ ही, ऑल सब्जेक्ट, सारी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाओ, घंटे 2 घंटे जो भी समय दो सबके लिए। लेकिन यहाँ अगर समय कम बचे, क्योंकि इसी में 15 घंटे में 6 घंटे सोना भी है, तो यहाँ 10 मिनट का भी स्लॉट बनाओ। और ये चीज़ जो हो वो 15 डेज की हो, किसकी हो, 15 डेज का टाइम टेबल ये वाला बनाओ। अब क्या करो, स्टेप 3 में चेंज कर दो। स्टेप 3 में अल्टरनेट, इसमें जो है अल्टरनेट सब्जेक्ट का बना लो, अल्टरनेट सब्जेक्ट का बना लो। अल्टरनेट सब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे 2 दिन आपने साइंस कर लिया, 2 दिन मैथ कर लिया, 2 दिन जो है आपने एसएसटी कर लिया, तो ऐसे। और यहाँ जो है क्या करो, यहाँ तो ऑल सब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि आपके पास क्या है 24 घंटे है, तो सारे सब्जेक्ट का यहाँ बना सकते हो। अब अल्टरनेट करके ये भी कितने डे का बनाओ, 15 डेज का बनाओ। अब आपको समझ में एक बात बहुत क्लियर आ जाएगी कि आपके लिए सारे सब्जेक्ट रोज पढ़ना फ़ायदेमंद होगा या अल्टरनेट सब्जेक्ट फ़ायदेमंद होगा। लेकिन देखो याद रखो, पढ़ाई का क्या मतलब हुआ, ये टाइम टेबल। स्टेप 4 में आपको ये ध्यान देना है कि ये जो टाइम टेबल है आपके पास, ये टाइम टेबल, ये होमवर्क को कंप्लीट करने का, होमवर्क को कंप्लीट करने का साधन ना बने। देखो आपको मैं एक बात याद दिला दूं, आपको वो एप्टीट्यूड डेवलप करना ही होगा कि स्कूल वाले टाइम पीरियड का जो 9 घंटे का टाइम स्लॉट है, उसमें रीडिंग और नोट्स ये बन जाए। आप घर रहो या स्कूल रहो,
आप घर रहो या स्कूल रहो, वो वाला चीज़ जो है आपका मिस ना हो। इस 9 घंटे में ये 2 काम जरूर आप कर डालो। ये जो 9 घंटे का टाइम आप घर रहो या स्कूल जाओ, ये दोनों चीज़ें हो जाएं। देखो क्या क्या बताया, ये 2 चीज़ अगर नहीं हो रही है तो समझ लेना कि आप कहीं कमी कर रहे हो, फिर टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारी समस्याओं से जूझेंगे और फिर समस्या आएगी। तो फिर देखो क्या समझने वाली बात थी, यहाँ पर पॉइंट की बात, हम लोग यहाँ पहुँचे हुए थे। तो यहाँ से देखो ये इसका साधन ना बने, पढ़ाई का क्या मतलब है वो बता दिया था मैंने। अब यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, रिजल्ट। रिजल्ट ये मिलेगा, पहला रिजल्ट ये आएगा कि क्या आपके लिए अल्टरनेट वाला मामला सही है, अल्टरनेट सब्जेक्ट पढ़ना आपके लिए बेटर है, या आपको आल सब्जेक्ट वाला, दूसरा रिजल्ट आल सब्जेक्ट का, आल सब्जेक्ट। और देखो जब ये 15-15 दिन का आप मूल्यांकन सारे सब्जेक्ट रोज पढ़ना है, अल्टरनेट पढ़ना है, अब आप समझ जाओगे। जब आप 15-15 दिन का खुद का मूल्यांकन करने पर नज़र रखोगे तो एक बात जो आप सीख जाओगे वो ये सीख जाओगे, आप 5 मिनट की कीमत समझ जाओगे, पहली बात। अब जैसे आपको हिंदी पढ़ना है तो चलो 11 मिनट पढ़ो, जैसे आपको इंग्लिश पढ़ना है चलो इसको 16 मिनट पढ़ो। लेकिन जब मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा, अगला टॉपिक मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तो भाई इसके लिए तो आपको 1 घंटे 30 मिनट देने पड़ेंगे। आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा तो इसके लिए भी आपको 1 घंटे 30 मिनट देने पड़ेंगे। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। और अब हम लोग जल्दी से यहाँ से ये टाइम टेबल, खुद पर कभी भी घमंड हो तो इसको देख लेना चाहिए, बहुत आराम से समझ में आ जाता है कि हम कुछ नहीं हैं। जल्दी से हम ब्रिज कोर्स की बात करेंगे। तो देखो ब्रिज कोर्स में क्या सिखाया जाएगा आपको, साइंस और मैथ की ABCD, साइंस, साइंस और मैथ, साइंस एंड मैथ, साइंस और मैथ की आपको क्या सिखाई जाएगी, ABCD। देखो जब हमें किसी सब्जेक्ट की ABCD पता होगी तभी वो सब्जेक्ट हमारे लिए क्या बनेगा, इजी बनेगा, अदरवाइज वो हमारे लिए टफ बन जाएगा। तो ABCD ब्रिज कोर्स हमने शुरू कर दिया है, ब्रिज कोर्स को ज्वाइन करिए आप और क्रम वाइज हम लोग पढ़ेंगे। साइंस और मैथ की ABCD इस ब्रिज कोर्स में सिखाई जाएगी। क्या ये ABCD गुरुजी पढ़ते समय नहीं आएगी, लेकिन वहाँ सीखना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इस ब्रिज कोर्स का नोट्स अलग से बना करके अपना बेसिक्स मजबूत कर लें। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे दें गुरुजी क्या सिखाया जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने दे दिया, आपसे पूछा जाए बच्चों बताओ एलिमेंट क्या है, बताओ मॉलिक्यूल क्या है, बताओ आयनिक कंपाउंड क्या है, आयनिक कंपाउंड, और इन तीनों में अंतर क्या है, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड, इसमें डिफरेंस क्या है। दूसरा जैसे हमें 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 0.05 ये डिवीज़न करना है, हमें नंबर सिस्टम सीखना है। तीसरा पॉइंट हमसे पूछा जाए यूनिट का क्या इम्पोर्टेंस है, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। चौथा पॉइंट है ना, फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब ऐसे कुल मिलाकर के मैं ये कहने वाला हूँ कि 40 से 50 वर्ड ऐसे हैं जिनको हमें अच्छे से जानना चाहिए, तब वो 9th की साइंस हमारे लिए सरल हो जाएगी। देखो अब एक काम की बात यहाँ चाहे तुम समझ लो, जैसे कोई स्टूडेंट 8th में है, अब वो कहाँ पहुँच गया, 9th में पहुँच गया, अब वो यहाँ से कहाँ चला गया, 10th में पहुँच गया। देखो किसी कारणवश 9th में उसकी पढ़ाई नहीं हुई तो वो कहाँ खड़ा है, आज भी खड़ा है यहाँ पर 8th में ही। तो अगर वो ABCD कवर कर लिया तो उसका 9th भी सरल होने लगेगा और 10th भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि 9th 10th का सिलेबस इतना छोटा है,
हम लोग 11th-12th को पढ़ाते हैं। जब तुम 11th-12th में जाओगे तो ये बात बताएंगे कि 11th-12th का बेटा एक चैप्टर 9th-10th की साइंस की पूरी किताब से ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर के अगर ABCD बेसिक को आपने कायदे से पकड़ लिया, मजबूत बना लिया, जो कि ब्रिज कोर्स में हम डिटेल में करने वाले हैं खूब अच्छे से, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों आपके मजबूत हो जाएंगे 9th और 10th। आई होप कि आपने इस सेशन को पूरा एंजॉय किया होगा और ब्रिज कोर्स के पहले लेक्चर के साथ हम मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।